गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और एक फॉर्मूला पढ़ा था जो था I = Q/T। यहाँ पर अपन ने इसको स्टॉप किया था, ठीक है। और इसका यूनिट था कूलम पर सेकंड, इसको अपन ने कहा था एम्पियर। नोट करते थे। अब चार्जेस के बारे में अपन ने पढ़ा था। चार्जेस को अपन कूलम में मेजर करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले। इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल है और इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्या पूछ रहा है हमसे कि एक कूलम चार्ज में कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए इसी फॉर्मूले से Q किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम में कितने उस बॉडी पे चार्ज हैं उसको अपन किससे मेजर करते हैं? Q से मेजर करते हैं। Q हमें किसके बारे में बताता है? चार्ज के बारे में बताता है। और चार्ज कौन सा होता है? उस कंडक्टिंग बॉडी पे कौन सा चार्ज होता है? कंडक्टिंग बॉडी पे वही चार्ज होता है जो उसके पास में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन से उस कंडक्टिंग बॉडी का क्या है? चार्ज है। ये चार्ज क्या होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाई करते हैं उस कंडक्टिंग बॉडी के अक्रॉस द एंड्स, तो ये चार्ज क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। मतलब कि किसी भी बॉडी के पास में कितने चार्ज है उसका कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं अपन, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5, इसके पास में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग वायर के पास में। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ये तो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, और इस कंडक्टिंग वायर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इसका टोटल चार्ज आ गया कि हमारे पास में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में इस कंडक्टिंग वायर का क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज, कि इसके पास में कितना चार्ज है। अगर यहीं से अपन एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें कि मान लेते हैं इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? n इलेक्ट्रॉन्स थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? n। कितने थे? n। तो Q = कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे? n एंड मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है मल्टीप्लाई बाई E। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q = Ne। क्या हो गया? Q = Ne। ये हमारे को किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या निकाल सकते हैं? उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। और इसका यूनिट क्या रहेगा? कूलम, क्योंकि n तो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसी फॉर्मूले को अपन वापस से रिप्लेस करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं I = Q। Q की वैल्यू क्या है? Ne/T। ये फॉर्मूला इस तरीके से भी रिप्लेस हो सकता है, डिपेंड करता है हमको न्यूमेरिकल्स में क्या क्वांटिटी दी गई है। अगर चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है तो अपन चार्ज की वैल्यू और टाइम के साथ रख करके करंट को मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास में चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, तो हमसे करंट पूछे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब जैसे अपन वापस से अपने एग्जांपल पे आते हैं जो हमारा था कि इन 1 कूलम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो देखिए चार्ज कितना दे रखा है हमारे को? 1 कूलम। कहने का मतलब Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। और Q क्या होता है? Ne।
Q मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो Q की वैल्यू कितनी है Ne, और ये कितना है 1 कूलाम। क्लियर है। हम क्यों पूछ रहा है कि इन 1 कूलाम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि n क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करना है, तो n को हम यही रखेंगे और 1 कूलाम अपॉन E मतलब कि इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6, तो ये 1 कूलाम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो कूलाम से कूलाम तो कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है एक मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें यूनिट का हमको आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करेंगे, तो n हो गया 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये 10 की पावर माइनस का 19 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे इन्वर्स कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन 1.6 और ऊपर 10 की पावर 19 प्लस का। ठीक है, यहाँ से अगर अपन इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा एक 0, तो ये हो गया 10 अपॉन 16 और 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19। क्लियर है। अब यहाँ से 10 की पावर 19 और ये 10 की पावर 1, या चाहो तो इसको आप काट के भी लिख सकते हो, 2 की टेबल से काट दिया 5 टाइम्स और 2 की टेबल से काट दिया 8, 2 8 जा 16 और ये हो गया 10 की पावर 19। अब इसको आप डिवाइड करोगे पॉइंट्स में अंदर आन, तो ये आएगा लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलाम चार्ज के अंदर होंगे, कितने चार्ज में होंगे 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसलिए अगर आप चाहो तो 2 कूलाम में भी निकाल सकते हो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 कूलाम में निकालोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना दे रखा है। अगर ऐसे ही अपन चाहते हैं तो अगर यहाँ पर आपको पूछता है कि एक कंडक्टिंग वायर है और उस कंडक्टिंग वायर के अंदर जो है 5 सेकेंड्स तक, टी कितना है 5 सेकेंड, उस कंडक्टिंग वायर में 5 सेकेंड्स तक कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ये हमको दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, या हमको ऐसे बोलता है कि एक कंडक्टिंग वायर है उसमें 5 सेकेंड्स तक 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, देखिए इसको देखिए फिर से एग्जांपल नंबर सेकंड, एक कंडक्टिंग वायर है उसमें 5 सेकेंड्स तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 कूलाम, अगर उसमें 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 5 सेकेंड्स तक, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि उसमें कितना करंट प्रोड्यूस्ड होगा उस 5 सेकेंड में। तो आई का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू कितना है 1 कूलाम और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है 5 सेकेंड तक, तो ये हो गया 1/5 और कूलाम पर सेकेंड एम्पियर, और 1/5 को करेंगे तो ये हो गया 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे को किसका वैल्यू गिवन है चार्ज का। अगर यहाँ पर चार्ज ना दे करके सिर्फ इतना बोल देता कि 5 सेकेंड के अंदर एक कंडक्टिंग वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बताइए उसमें कितना करंट होगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमारा फॉर्मूला ये वाला काम में आ जाएगा आई का, आई इक्वल्स टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, और अपॉन टाइम वही 5 सेकंड आ जाएगा, कूलाम पर सेकंड आपका एम्पियर बन जाएगा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 की पावर 18 में से 10 की पावर माइनस का 19 कितना बचेगा आपका, तो आप बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी 8, तो ये बचेगा आपका ओनली 10। इसको और सोल्व कर दोगे आगे तो ये हो जाएगा 6.25, 10 की पावर 18 में से 10 की पावर माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1.6 एंड डिवाइडेड बाई 5, और ये हो गया आपका एम्पियर। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करोगे 10 की पावर माइनस 1, इसको नीचे ले आएंगे इनवर्स, तो ये हो गया 10, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया
100, अब इसको कैलकुलेट करना है और पॉइंट हटा देंगे, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो गया 16, ये 5 की टेबल से कट रहा है, 5 × 5 12 हो गया, 10 एंड ये 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 बाय 16 एंड डिवाइडेड बाय 10। ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना एम्पियर करंट। तो कुछ भी दे सकता है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में उस कंडक्टिंग वायर का टोटल चार्ज आ जाएगा। चार्ज को टाइम के साथ में अगर अपन रेट निकालेंगे तो हमारे पास में एम्पियर में करंट आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन अब पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी में दो क्वांटिटी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि फ्लो ऑफ चार्जेस देता कौन है। किसी भी कंडक्टिंग वायर्स को अपन ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, क्यों होता है, जब उस कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस का फ्लो होने लगता है। लेकिन किस वजह से उसके अंदर चार्जेस का फ्लो होने लगता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है कि अपन बैटरी लगाते हैं, बैटरी क्या प्रोवाइड करवाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये एक चार्ज बॉडी है और इसके ऊपर खूब सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। दो ही टाइप के चार्जेस मैंने आपको बताए थे, तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और इस चार्ज बॉडी के ऊपर खूब सारे क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस। अगर ये दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में है और इसके पास में कुछ ही चार्ज है, तो होगा क्या, इस बॉडी से पॉजिटिव चार्जेस इस चार्ज बॉडी की तरफ फ्लो होंगे। ये हमेशा से रूल रहा है कि हायर लेवल से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेगा लोअर लेवल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकल के जाते रहेंगे इस ऑब्जेक्ट या इस पॉजिटिव बॉडी की तरफ। और कब तक जाते रहेंगे, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के पॉजिटिव चार्ज क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। मतलब कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो है चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रिकली आपका वायर था और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते लगते हैं, इस साइड के अंदर मूव करने लगते हैं, या कह सकते हैं अपन फ्लो करते हैं। तो इस फ्लो को, इस चार्जेस के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी, इसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ से दो चार्ज बॉडी जो है, इन दोनों चार्ज बॉडीज के अंदर क्या था, एक बैलेंस नहीं था। बैलेंस किस चीज का नहीं था, पॉजिटिव चार्जेस का बैलेंस नहीं था। इसके पास में कुछ कम चार्जेस थे, इसके पास में पॉजिटिव चार्जेस थे, मतलब कि कंसंट्रेशन जो था हायर लेवल से किधर की तरफ था, लोअर लेवल की तरफ कंसंट्रेशन था। और ये कंसंट्रेशन ही क्या कहलाता है, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ऐसा सर्किट जिसमें करंट कैरी कर रहा है, तो एक करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो चार्जेस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या होता है, वो डिफरेंस बना रहता है, और उस डिफरेंस की वजह से क्या होने लगता है, करंट फ्लो होता है। जैसे ही ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल चार्ज हो जाएंगे, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो नहीं होगा, इधर से इधर फ्लो नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो गया। तो उस सिचुएशन के अंदर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या नहीं होगा, करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर भाई कोई भी वायर है, उस वायर में अपने आप तो करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको एक सोर्स की नीड होती है, और वो सोर्स क्या होता है, या तो आपका करंट अल्टरनेटिंग या फिर आपका कोई बैटरी का सोर्स होता है। और बैटरी क्या प्रोवाइड कराता है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए दूसरे एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। ठीक इसी तरीके से जैसे ये एक पानी का बकेट है, और इस पानी के बकेट को आपने इतना भर रखा है, और इस बकेट के पास एक आपने पाइप लगा दिया, और इसके साथ ही एक दूसरा बकेट खाली है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। इसमें से पानी तब तक आता रहेगा जब तक दोनों के अंदर पानी का लेवल क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। इसका मतलब ये जो पानी का बहना है, ये पानी का जो फ्लो है, यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। लेकिन ये फ्लो हो कब रहा है, जब यहाँ पर पानी के लेवल में क्या है, अंतर है। एक तरफ पानी था ही नहीं, एक तरफ पानी पूरा भरा हुआ था, इस वजह से पानी फ्लो करा। अगर यहाँ पर भी पानी इसके बराबर होता तो पानी फ्लो नहीं करता, फ्लो नहीं करता तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक ऐसा ही पोटेंशियल डिफरेंस किसमें कन्वर्ट होता है, हमारी बैटरी के अंदर, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे चार्जेस क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो कहने का मतलब तो ये है कि चार्ज फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चार्ज मूव करता है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी खर्च होती होगी, और जब एनर्जी खर्च होती होगी तो अपन क्या करेंगे, वर्क को काउंट करेंगे, क्योंकि विदाउट एनर्जी क्या नहीं हो सकता, खर्च किए वर्क नहीं हो सकता। अगर कहीं ना कहीं एनर्जी खर्च हुई है तो वर्क भी हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमें क्या, किस टर्म में मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमें वर्क की टर्म में मेजर करना है, कार्य की रूप में हम इसको निकालेंगे। क्योंकि एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ऊर्जा का खर्च करेगा, और ये हम कहते आए हैं कि खर्च की गई ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। द एनर्जी ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू द डूइंग ऑफ वर्क। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या देता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो देखिए सपोज करिए पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए। कितना है, वी ए। वी से अपन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं और डिनोट कर रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट है बी, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी बी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कहलाएगा वी ए माइनस वी। अब इसको निकालेंगे कैसे, कि अगर एक पॉइंट से, ए पॉइंट से सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन या एक कूलाम चार्ज किधर जाता है, बी की तरफ जाता है, तो इस सिचुएशन में ए से बी तक जाने में इस चार्ज ने क्या किया, वर्क किया है। और यही वर्क किस फॉर्म में है, यहाँ और इस फॉर्म में। यहाँ तो क्या है, एक कूलाम चार्ज यहाँ से गया, एनर्जी खर्च करता हुआ यहाँ तक आया, और वो खर्च की गई एनर्जी की वजह से यहाँ पर जो था एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इस वजह से यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल है, यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल है। दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना वर्क किया हम मान लेते हैं, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W से। कितना वर्क किया,
W वर्क किया। किसने वर्क किया? चार्ज ने। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कौन मूव कर रहा है? चार्ज मूव कर रहा है। तो इस चार्ज ने क्या किया? वर्क किया। कितना किया? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर 1 कूलाम चार्ज, कितना? 1 कूलाम चार्ज अगर मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो दोनों पॉइंट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 1 कूलाम चार्ज के मूव करने पर 1 जूल वर्क कितना हो रहा है? 1 जूल। तो 1/1 जूल पर कूलाम, इसको बोलेंगे अपन वोल्ट। क्या बोलेंगे? वोल्ट। और ये कितना हो गया? 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ हमने 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी पढ़ा। क्या पढ़ा? कि यदि किसी करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो होने पर 1 जूल वर्क होता है, ठीक है, तो उस करंट कैरिंग सर्किट के अक्रॉस द एंड्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 1 वोल्ट। जूल पर कूलाम को अपन क्या डिनोट करते हैं? वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का यूनिट क्या है? वोल्ट। जूल पर कूलाम भी क्या कहलाता है? वोल्ट। एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे 1 वोल्ट का। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस द एंड 1 कूलाम चार्ज फ्लो होने पर 1 जूल वर्क होता है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? 1 वोल्ट का डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देना हो तो किससे डिनोट करेंगे अपन? फॉर्मूला है हमारा W/Q। तो 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम A point to point B, then how much work is done is equal to the potential difference between the 2 points। यदि एक चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क करता है, वही उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच में VA माइनस VB W/Q। वर्क की फॉर्म में काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि चार्ज को मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाने में एनर्जी खर्च करना पड़ता है, और खर्च की गई एनर्जी हमेशा किए गए वर्क के इक्वल होती है। ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट है A, यहाँ पर कुछ चार्ज है, तो इन चार्ज का क्या है? अपना एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अपने आसपास इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस चार्ज के पास में, सपोज करिए अपन कहीं इन्फिनिटी से, बहुत दूर से एक चार्ज लेकर के आते हैं और उस चार्ज को यहाँ पर लाते हैं, तो उस पोजीशन में उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक लाने में किया गया वर्क। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क हो रहा था वो पोटेंशियल डिफरेंस था दो पॉइंट के बीच में। अगर यदि अपन अपना चार्ज कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। मान लीजिए ये जो B है, ये पॉइंट है, और यहाँ से अपना क्या लेके आ रहे हैं? अपन एक चार्ज लेकर के आ रहे हैं, और वो चार्ज इस A पॉइंट पर आता है, तो यहाँ A पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करने के लिए VA माइनस VB हमारा ये फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का। अब B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई चार्ज अनंत पे है तो मुझे बताइए इन्फिनिटी पे, ये B पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? VA माइनस VB, तो VA माइनस 0, और कितना वर्क किया हमने? W। किसको लेकर के आए? चार्ज को। तो VA इक्वल्स टू W/Q। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। बोथ क्वांटिटीज आर द डिफरेंट थिंग। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक potential. Electric potential is bringing a unit charge from infinity to a particular point. At that point the potential is known as the electric potential. Unit is always same, volt, and the formula is W/Q. And here when a charge is moved from A point to B and the doing the work, particular charge W/Q is known as the VA minus VB, the potential difference between 2 points. This is the potential difference and this is the electric potential. अब दोनों क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई है। V मतलब कि वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अब जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं वो है वोल्ट मीटर।
और ये वोल्ट मीटर हमेशा लगाया जाता है पैरेलल के अंदर। सीरीज में हम मीटर लगाते हैं करंट को मेजर करने के लिए। दिस इज V W अपॉन Q। ये V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस या पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। ठीक है, दोनों डेफिनेशन क्वांटिटीज मैंने आपको समझा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W को मेजर करते हैं अपन जूल से, वर्क को हमेशा, और Q चार्ज गुलाम में ही करते आ रहे थे। जूल पर गुलाम ही कहलाता है आपका वोल्ट। जूल पर गुलाम को ही अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। ये V क्या है आपका वोल्ट। समझ में आ गया होगा आपको। आपकी 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, 150 वोल्ट की बैटरी, ये सब क्या है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। 5, 10, 150 ये तो न्यूमेरिक क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, और V क्या है उसका यूनिट है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन बना सकते हो। 1 वोल्ट का डेफिनेशन कैसे बनेगा, अगर W कितना हो जाए 1 जूल और Q चार्ज कितना हो जाए 1 कूलाम, तो कहने का मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलाम इज इक्वल टू जूल पर कूलाम कहलाएगा आपका वोल्ट। तो ये हो गया 1 वोल्ट। तो क्या कहलाएगा, इन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सर्किट इफ द 1 कूलाम चार्ज is moving from one point to another point and the work is done 1 joule, then the potential difference across the ends in the circuit is 1 volt। ठीक है, कटना नहीं है हमारे को डेफिनेशन बिल्कुल भी। जो भी फॉर्मूले आएंगे हम उन्हीं से बनाएंगे। 1 एम्पियर का डेफिनेशन हमने बनाया था। अभी हमारे पास में V बराबर W अपॉन Q आया, तो इससे अपन ने 1 वोल्ट का डेफिनेशन बनाया। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट फेज इस चैप्टर का, और वो है ओम्स लॉ। ओम का नियम, इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं, और एक जर्मन साइंटिस्ट है ओम। 1826 में उन्होंने एक रूल दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके बारे में जस्ट अभी अपन ने पढ़ा, जिसको अपन ने V से डिनोट किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और करंट के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसको अपन ने I से डिनोट किया था। इन दोनों के बीच में उन्होंने एक संबंध स्थापित किया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, और उस रिलेशन को ही हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और वो रिलेशन क्या था कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाया जाए, तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर को आप ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो उसमें ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, अगर वोल्टेज को कम कर देंगे तो करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब है कि V और I जो हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। क्या है, प्रोपोर्शनल, समानुपाती हैं, साथ साथ बढ़ेंगे तो साथ साथ घटेंगे। लेकिन दिस लॉ इज कंडीशनल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये कंडीशनल लॉ है। ये V प्रोपोर्शनल I तभी होगा जब हम उस कंडक्टर की जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रख करके चलेंगे, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, किस टेम्परेचर के ऊपर आप वोल्टेज दे रहे हो, या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, जो मटेरियल है, जिस मटेरियल का वो कंडक्टिंग वायर है या जो मेटल है वो बना हुआ है। इसके अलावा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, कि उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, या फिर उसकी लेंथ कितनी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हमें कीप कांस्टेंट रख करके चलेगा, तभी ये V प्रोपोर्शनल I काम करेगा। अगर हमने इन फिजिकल कंडीशंस को बदला तो क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ये क्या है आपका कंडीशनल लॉ। जैसे यूनिवर्सल लॉ हमारा ग्रेविटेशनल लॉ था, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ जो भी है हमारा, ठीक है, ब्रह्मांड में हर जो पिंड है एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, वो था हमारा यूनिवर्सल लॉ। जैसे कि G बराबर F बराबर G M1 M2 और अपॉन R स्क्वायर, ये तो पढ़ा हुआ आपने 9th क्लास के अंदर। R दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस होता था और ये दो ऑब्जेक्ट होते थे M1 M2। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ ऊर्जा है,
अर्थ का अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, मून का अपना ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कहीं भी चले जाओ हर जगह काम करता है, ये कंडीशनल लॉ है, ठीक है। तो ओम्स लॉ हमको पढ़ना है, और वो क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो साथ साथ उसके अंदर क्या होगा, आई जो है करंट प्रोड्यूस वो भी बढ़ेगा। घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं तो वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू आई, और अगर अब यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अपन हटाएं तो यहाँ से इक्वल्स के साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं R, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट R, इसी को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो नियम था, ये जो लॉ था, ये था V बराबर IR, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। और ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हर कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से R क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर R को कैलकुलेट करना है यहाँ से तो V अपॉन आई, V अपॉन आई, और R V अपॉन आई, V अभी अपन पढ़ गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, वोल्ट, और I का यूनिट हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, वो क्या था, एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये R, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को अपन बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। उसको डिनोट करते हैं इस नोटेशन से, ओम। चूंकि ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पर ही इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को सम्मानित कर दिया ओम बोल करके, और ये इसका नोटेशन है। तो R क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। वोल्ट अपॉन एम्पियर किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। सिंबल है ये दिस वन, और यूनिट है इसका ओम। वोल्ट अपॉन एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर अपन R रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू वोल्ट अपॉन एम्पियर है, और अगर हमको 1 ओम डेफिनेशन निकालना है, कितना, 1 ओम डेफिनेशन, क्योंकि वोल्ट अपॉन एम्पियर को अपन ने क्या बोला, ओम। तो 1 ओम कब हो सकता है, इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। V की वैल्यू 1 वोल्ट, I की वैल्यू 1 एम्पियर, तो यहाँ से R कितना होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम है, और ये 1 अपॉन 1 1 ओम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब R 1 ओम का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अपन, कि इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर या इन ए करंट कैरिंग सर्किट, ये बैटरी है आपका, इसके अक्रॉस दी एंड, इसके अक्रॉस दी एंड कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी लिखा आपने 1 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 1 ओम। कितना होगा, 1 ओम। तो इफ इन ए सर्किट करंट कैरिंग कंडक्टर across the ends the potential difference is 1 volt and the current produced in the conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is equal to 1 ohm, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका 1 ओम। रेजिस्टेंस 1 ओम का डेफिनेशन हमने पढ़ा, 3 डेफिनेशन आ चुके हैं हमारे पास में, 1 एम्पियर का डेफिनेशन पिछली क्लास में, 1 वोल्ट आज पढ़ा, और 1 ओम का डेफिनेशन भी हमने आज पढ़ा, ठीक है। तीनों ही फॉर्मूले से दिए गए हैं। 1 एम्पियर का डेफिनेशन हमने I इक्वल टू Q अपॉन T से निकाला था। 1 वोल्ट का डेफिनेशन हमने निकाला था V बराबर W अपॉन Q से, और 1 ओम का डेफिनेशन हमने अभी निकाला है R बराबर V अपॉन I ओम्स लॉ से, ठीक है। तो सारे के सारे डेफिनेशन फॉर्मूले से रिलेटेड है, घटना हमको एक भी नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, किस तरीके से वर्क करता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं ना अपनी रोड के बीच में, जब कोई गाड़ी स्पीड से चल रही होती है फिर अचानक से ब्रेकर आ जाता है, फिर अपन को स्पीड डाउन करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से किसी भी कंडक्टर्स में जब चार्जेस का फ्लो होता है तो उस चार्जेस के फ्लो के अंदर भी रुकावट आती है, जिसकी वजह से करंट कम और ज्यादा होता रहता है। उसी रुकावट को, उसी हिंड्रेंस को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, और उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे क्या क्या इसकी डिपेंडेंसी है,
नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, आज के लिए।